हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम अपना यूनिट सेकंड का चैप्टर जो 7 था, प्लांट पॉपुलेशन इकोलॉजी, वो ख़त्म कर चुके हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कम्युनिटी इकोलॉजी, यानी मैं यहाँ सी लिखा है, सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिटी को। जो कम्युनिटी इकोलॉजी है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। मैं हूँ प्रतिभा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट, और आशा है कि आपको सारे वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कम्युनिटी इकोलॉजी जो है, इसमें पहले हमको समझना पड़ेगा कि कम्युनिटी का क्या मतलब है। इकोलॉजी का मतलब तो हम शुरू से पढ़ते आए तो आपको अच्छे से याद होगा। जो पॉपुलेशन है पहले उसका मतलब समझते हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। सेम स्पीसीज ग्रुप्स, यानी कि ऐसा समूह जिसमें सेम एक ही जाति के समूह हो, उस समूह को हम पॉपुलेशन कहेंगे। जब एक ही जाति के कई सारे समूह इकट्ठे होकर एक निश्चित एरिया क्षेत्र में रहते हैं तो वो वहाँ की पॉपुलेशन कहलाती है। जब कई सारी पॉपुलेशन इकट्ठी होकर एक समूह बनाती है तब वो कहलाती है कम्युनिटी। और इसी कम्युनिटी का हम पूरा इकोलॉजी यानी स्टडी करेंगे, इसके बारे में, इसके जो कैरेक्टर्स है इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन सब के बारे में कि एक कम्युनिटी के अंदर क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, किस कैरेक्टर्स के आधार पर हम उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, वो सारा इस चैप्टर के अंतर्गत आएगा। तो जो कम्युनिटी इकोलॉजी है, इसका मतलब कम्युनिटी का मतलब समझ में आ गया, इकोलॉजी का मतलब समझ में आ गया। तो जो कार्ल मोबियस है साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि कम्युनिटी में ये ज़रूरी नहीं केवल पौधे ही हों। तो कम्युनिटी में केवल पौधे का समुच्चय ही नहीं होता, बल्कि इनके साथ प्राणी और छोटे सूक्ष्म जीवों का भी समुच्चय होता है। कुल मिला के कहने का मतलब है, जब पादप तथा जंतुओं की कुछ या अनेक जातियाँ इस वातावरण में पारस्परिक सहनशीलता तथा लाभदायक अन्योन्य क्रियाओं के साथ किसी प्राकृतिक क्षेत्र के साथ रहती हो तो वो समुदाय कहलाती है। तो ये हो गया हमारी कम्युनिटी का डेफिनेशन। अब कई बार ऐसा होता है कि एक कम्युनिटी अलग होती है, दूसरी कम्युनिटी अलग होती है। जब दो कम्युनिटी आपस में एक जगह पर एक निश्चित एनवायरनमेंट का एरिया को शेयर करती है, आपस में साझा करती है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है वन कम्युनिटी और ए है, बी कम्युनिटी अदर कोई कम्युनिटी है। दोनों ही कम्युनिटी जब पास में आते आते एक जियोग्राफिकल एरिया या एक फिक्स एनवायरनमेंट को आपस में शेयर करिए, तो शेयर करने वाला एरिया जो है, दोनों का जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो जहाँ पे जो संक्रमण हो रहा है, उसको हम सी कहते हैं। और ये सी जो है, ये इकोलॉजी के अंदर इकोटोन कहलाता है। इसको हम संक्रमण एरिया या संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। तो कई बार इकोटोन की परिभाषा पूछते हैं, यहाँ पे भी बच्चे इको स्पीसीज, इकोफिन्स, इकेट्स, इकोटाइप्स और इकोटोन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इकोटोन एक क्षेत्र है, ना कि कोई स्पीसीज है। और ये कैसा क्षेत्र है, जहाँ दो समुदाय आपस में एक एरिया, निश्चित एरिया को, एक वातावरण के एरिया को साझा करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये हो गया इकोटोन। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। कोई भी जो कम्युनिटी होगी उसके अंदर कम्युनिटी इकोलॉजी है, उसके अंदर हम इसके पहले लक्षण पढ़ेंगे। हमने पॉपुलेशन में भी ऐसे ही किया था, उसके हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे। तो पहला जो इसका कैरेक्टर आ जाएगा वो ग्रोथ, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर आ जाएगा। यानी कि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी समुदाय है, उसकी किस तरह की ग्रोथ है, उसका किस तरह से फॉर्मेशन है, उसका किस तरह से स्ट्रक्चर है, ये सब। तो एक कम्युनिटी के अंदर ट्री हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, झाड़ियाँ और हर्ब्स यानी शाख, मोसेज यानी कि मोसेस, जो ये सब हो सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर पैटर्न है वो उस कम्युनिटी की ग्रोथ, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर को निश्चित या फिक्स करता है। तो इसके अंतर्गत हम ये सारा पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक कम्युनिटी के अंदर कितनी सारी स्पीसीज सम्मिलित है। इसमें प्रत्येक जाति की कम्युनिटी में स्पेशल रोल जो होता है, फंक्शनल। अच्छा, यहाँ पे एक और हम वर्ड समझेंगे, निक। निक एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है। इवन आरएस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है प्री में, उसको भी मैंने जब फाइट किया था तो मैंने देखा था, उसमें भी था। और ये जो ये नीट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो एक होता है हैबिटेट, कोई भी एनवायरनमेंट में कोई जाति कहाँ रहती है, उसका क्या आवाज़ है, वो हमको उसका हैबिटेट से पता चलता है। लेकिन जब कोई जाती है, वो उस कम्युनिटी में जब उसका स्पेशल रोल आ जाता है, जहाँ उसका फंक्शनल रोल आता है, जहाँ एक तरह से कह सकते हैं जहाँ उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो उसका निक कहलाता है। यानी कि हैबिटेट जो है वो जाति की आवाज़ बताती है, निक जो है कम्युनिटी में वो उस जाति का फंक्शनल रोल कितना है, उसकी एक्टिविटी लेवल क्या है, उसकी कितनी एक्टिविटी उस एनवायरनमेंट में है, वो उसके निक से पता चलता है। तो इसमें अलग अलग जो वे होते हैं लाइफ्स के, अलग अलग रूपों में ये जो अलग अलग, जैसे पादप की कितनी डाइवर्सिटी है, उसके अंदर जंतुओं की कितनी सारी स्पीसीज सम्मिलित है, सूक्ष्म जीव कितने सम्मिलित है, तो इन सब का अलग अलग रहने का तरीका है और ये सारा स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर आता है।
नेक्स्ट है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ये सब आप ट्रॉफिक आपको नाम अच्छे से याद होगा क्योंकि हमने पोषण स्तर को उसके अंदर इकोसिस्टम में जब हम इकोलॉजी की स्टार्ट की थी डेफिनेशन तो हमने पिरामिड्स पढ़े थे और पिरामिड्स के अंदर हमने ट्रॉफिक लेवल पढ़े थे। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में 2 तरह के ट्रॉफिक्स आ जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक आप सबको पता है स्वपोषी होते हैं, यानी कि वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषित कहते हैं, यानी कि सूर्य की ऊर्जा के द्वारा अपना भोजन वो स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। सूर्य की ऊर्जा नहीं तो किसी और ऊर्जा के द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हीटोट्रॉफिक का मतलब है जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसके अंदर कई सारे ट्रॉफिक लेवल आ जाते हैं, T1 T2 इस तरह से जो उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता। तो ये सारा मैं पहले ही उस पिरामिड्स में क्लियर कर चुकी हूँ, आप एक बार वापस उस वीडियो को जाकर देखना तो आपको रिवाइज्ड हो जाएगा। और ट्रॉफिक स्ट्रक्चर के अंदर ये हो गया ऑटोट्रॉफिक लेवल कितना है, हीटोट्रॉफिक लेवल कितना है। नेक्स्ट आ जाता है सक्सेशन। सक्सेशन पे एक हमारा पूरा चैप्टर होगा, इसके बाद कम्युनिटी इकोलॉजी के बाद हम पढ़ेंगे सक्सेशन डिटेल से, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अनुक्रमण क्या होता है। जितनी भी कम्युनिटी होती है वो टाइम के साथ साथ एक दिशा में परिवर्तन करती है, आगे ग्रो करती है। उसका परिवर्धन यानी कि परिवर्तन एंड परिवर्धन दो अलग चीज़ है। परिवर्तन का मतलब होता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, परिवर्तन का मतलब है उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, उसके अंदर ग्रोथ होता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो जितनी भी कम्युनिटी है उसमें समय के साथ साथ जो दिशात्मक परिवर्तन होते हैं उसके कारण जो समुदाय है वो आगे परिवर्तित होता है, उसे हम अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण के अंदर कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे माइग्रेशन, कोई भी नई जगह है वहाँ पे कोई जीव आया है, माइग्रेट होकर आया है, उसके बाद इन्वेजन यानी कि उसका वहाँ संक्रमण होगा, वो वहाँ उगने की कोशिश करेगा, उस एनवायरनमेंट के प्रति उसकी एडेप्टेबिलिटी कितनी होगी। उसके बाद में एक्सेसिस है, एक्सेसिस का मतलब वहाँ स्थापन उसका कितना होगा, और उसके बाद में वो वहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करेगा। और पायनियर का मतलब वो वहाँ पे उच्च जो पहले आया, उसके बाद में क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब है वो सजीव या जो लास्ट में वहाँ पे कई सारे सजीव एक साथ वहाँ स्थापित होने की कोशिश करता है, लेकिन कौन सा सजीव अपने आप को अच्छे से वहाँ स्थापित करता है और अपनी स्पीसीज़ या अपनी जातियों का अच्छे से अच्छा ग्रो करके एक स्टेबल कम्युनिटी बनाता है, वो क्लाइमेक्स में हो जाता है। तो ये सारा सक्सेशन के अंतर्गत आता है, ये भी एक कम्युनिटी का स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे, अभी मैंने छोटा इसका अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद में आता है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है डोमिनेंट यानी कि प्रभावी जाति, यानी कि किसी भी कम्युनिटी में हमेशा कोई ना कोई प्रभावी जाति होती है, तो वो हम सब डोमिनेंस के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ओपन कम्युनिटी का मतलब है ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे बहुत खुला जो जीव रहे, मतलब बहुत खुले स्पीसीज़ है, एक कम्युनिटी के अंदर खुली जातियाँ हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रह रही है और वहाँ नए जीवों का समावेश बहुत अच्छे से हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं ओपन कम्युनिटी। लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर सजीवों की सघनता बहुत ज़्यादा है और नए जीवों का समावेश, देखो मैंने पीछे क्रॉस लगाया है, ऊपर मैंने ओपन कम्युनिटी में नए जीवों का समावेश पे टिक किया है, यानी कि इसमें हो सकता है। नए जीवों का समावेश नहीं हो सकता, इसलिए इसमें क्रॉस लगाया है। तो क्लोज्ड यानी कि बंद कम्युनिटी, बंद समुदाय, ऐसा समुदाय जिसमें नए जीवों का समावेश नहीं हो सकता, उसमें जो सजीव पहले से ही बहुत ज़्यादा सघन या बहुत पास में रहते हैं। तो ये हो गया ओपन कम्युनिटी एंड क्लोज्ड कम्युनिटी। और हो गया डोमिनेंस यानी कि प्रभावी जाति। कई ऐसी जातियाँ जो होती है वो अपना प्रभाव ज़्यादा रखती है उस कम्युनिटी में, जैसे हम जंगल की बात करें तो वहाँ पे शेर जो है वो एक प्रभावी जाति, हालांकि प्रभावी जाति कम होती है, कम हो भी सकती है, ज़्यादा भी सकती है, लेकिन प्रभावी जाति जो उसका प्रभाव उस कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उसके प्रभाव से वो कम्युनिटी इफेक्ट होती है, उसकी स्ट्रक्चर, उसके कैरेक्टर्स भी इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्राइटेरिया फॉर स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर, कि किसी भी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में हम किस क्राइटेरिया को लेते हैं, उसके कौन से कैरेक्टर्स को हम सम्मिलित करते हैं, वो सारा इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। तो हमारा इसके अंदर हमने इसको 3 भागों में बांटा है, मेनली तो 2 भागों में बांटा है। वो 2 भाग कौन से हैं, एनालिटिकल कैरेक्टर्स एंड सिंथेटिक कैरेक्टर। एनालिटिकल कैरेक्टर जो है इसके अंदर हमने इसको 2 भागों में बांटा। क्वालिटेटिव का मतलब है गुणात्मक, उसके इसमें गुण सम्मिलित होंगे, किस तरह के गुण है उसके अंदर, उसके आधार पर उन समुदाय जो संरचना है उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स है वो क्वान्टिटेटिव है, यानी कि उसकी मात्रात्मक कितनी है, उसकी जो मात्रा है वह उसके आधार पर उन लक्षणों का अध्ययन करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी हो गई, पहले हम क्वालिटेटिव को देखते हैं। फिजियोग्नोमी का मतलब है बाहरी आभास, उसका किस तरह से, उसका रूपाभास हिंदी में कहते हैं, कि उसकी किस तरह से, ये सब हम डिटेल में एक एक टॉपिक को लेंगे। एक बार मैं इसके नाम पढ़ के बता देती हूँ। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जो एनालिटिकल कैरेक्टर्स में है, तो उसमें पहला है फिजियोग्नोमी यानी कि रूपाभास, फिनोलॉजी यानी कि घटना परिवर्तन, स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि स्तरीकरण,
और एबंडेंस यानी कि सघनता, किसी भी जाति की उस कम्युनिटी में कितनी सघनता है। सोशलिबिलिटी यानी कि सामाजिकता कितनी है। वाइटलिटी यानी कि उसकी जीवन शक्ति कितनी है। लाइफ फॉर्म्स और ग्रोथ फॉर्म्स, ये नीचे वाले दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं हर एग्जाम में। तो उसका लाइफ फॉर्म कैसा है, उसका ग्रोथ फॉर्म कैसा है, उसका जीवन प्रारूप कैसा है। उसके बाद में हम एनालिटिक कैरेक्टर के अंदर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब है उसकी हम गुणों को नहीं, उसके मात्राओं को अध्ययन करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी, किसी भी समुदाय में किसी भी जाति की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी डेंसिटी यानी सघनता कितनी है। एबंडेंस एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम क्वालिटेटिव में भी पढ़ते हैं और क्वांटिटेटिव में भी पढ़ते हैं, तो दोनों में ही इस कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया है। कवर एंड बेसल एरिया कितना है किसी भी जाति का इस कम्युनिटी में। डोमिनेंस यानी कि अभी हमने बात की कि कोई भी जाति जो है उसके कम्युनिटी में कितनी डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है सिंथेटिक कैरेक्टर। सिंथेटिक कैरेक्टर में हम पहले लेते हैं प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस, यानी कोई भी कम्युनिटी है उसमें कोई भी जाति कितनी ज़्यादा पाई जाती है और उसकी स्थिरता कितनी है, लगातार वो आगे कितनी है। नेक्स्ट उसका बाद कैरेक्टर आता है फिडिलिटी एंड देन आता है डोमिनेंस। डोमिनेंस फिर से इसमें आ गया है, तो ये एनालिटिकल कैरेक्टर और सिंथेटिक कैरेक्टर दोनों के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। अब हम इन कैरेक्टर्स को डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो पहला आ जाता है, पहले हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, तो इसमें आता है फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी जो होता है इसका मैंने पहले ही बताया कि उस कम्युनिटी में उस कम्युनिटी का अपीयरेंस कैसा है। अपीयरेंस का मतलब है कि कोई भी जो कम्युनिटी है उसके अंदर जो जातियां हैं वो किस तरह से पाई जाती है। जैसे लाइक ग्रासलैंड, डेजर्ट, ट्रीज़, ये सब, तो वो कैसा है। ग्रासलैंड उसका भारी अपीयरेंस उसका ग्रासलैंड जैसा है, ट्रीज यानी कि वन जैसा है, डेजर्ट यानी कि उसका जो है अंदर जो मरुस्थल है उस तरह का पाया जाता है। तो इस तरह से हम इसका जो हम स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जो है उसके अंदर हम पहला जो लेते हैं फिजियोग्नोमी, यानी कि उस वनस्पति का बाह्य अपीयरेंस यानी बाह्य प्रकटन किस तरह से, जो पादप समुदाय जो है उसकी प्रभावी जातियों की वृद्धि रूपों द्वारा निर्धारित होता है। स्वरूप को एक शब्द से मतलब व्यक्त किया जाता है। जैसे कोई समुदाय है उसमें झाड़ियों का जो है उसके साथ साथ विशाल वृक्ष प्रभावी जाति है, तो हम प्रकटन के आधार पर क्या कहेंगे कि यहाँ फॉरेस्ट है। जो प्रभावी जाति होगी उसके आधार पर ही उसका अपीयरेंस निश्चित होगा। जितनी ज़्यादा प्रभावी जाति होगी उसी के ऊपर, जैसे प्रभावी जाति में मरुस्थलीय वनस्पति ज़्यादा तो उसको डेजर्ट वाला जो एरिया है वो कहेंगे, या उस पर ग्रासलैंड ज़्यादा है तो उसको ग्रासलैंड एरिया कहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग शब्दों के द्वारा हम फिजियोग्नोमी को व्यक्त या एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं घटना विज्ञान या आवर्तिता। इसका मतलब है कि प्रत्येक जो जाति है उसके जीवन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे बीजांकुरण है यानी कि सीड जर्मिनेशन है, पर्णों का झड़ना है, फूलों का आना है, फलों का बनना है, बीजों का प्रकीर्णन है, एक्सेट्रा। तो इन घटनाओं को हम समय व प्रक्रम के साथ जब अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को हम घटना विज्ञान या फिनोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत कई सारी व्यवस्थाएं और विविधताओं का भी हम अध्ययन करते हैं। समुदाय के समस्त जो पौधे हैं उसके अंदर ये सारी जो घटनाएं हैं इनका समय के साथ साथ किस तरह से अंतर रहता है उस कम्युनिटी में, तो उसके अंतर्गत हम इन सबको स्टडी करते हैं। तो जीवन के जितनी भी घटना चक्र है उनका अध्ययन करना ही फिनोलॉजी या घटना विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि वनस्पति का स्तरीकरण किस तरह से है, प्रकाश है, वायु है, नमी है, इन सब के आधार पर हम उस वनस्पति का स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। कुल मिलाकर हम स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण को ये कह सकते हैं कि स्तरण जो है वो एक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न जातियों के पादप जो है वो उपलब्ध भौतिकी एवं कार्य की सुविधाओं या परिस्थिति का अधिकतम उपयोग करते हैं। अब हम इसको हॉरिजेंटल भी ले सकते हैं या इसको हम वर्टिकल भी लिख सकते हैं। सभी पादप समुदाय में जो होते हैं पौधे होते हैं वो समान ऊंचाई के नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि जो ट्री है या वन है उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, फिर झाड़ियों का ऊंचाई जो है वो कम होती है, साग की और ज़्यादा कम होती है, फिर मॉस, शैवाल, लाइकेन, ये सब। तो ये सब जो समुदाय होता है उसमें एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं और इन्हीं को हम स्तरीकरण कहते हैं। वनस्पति का जो भी स्तरीकरण होता है वो प्रकाश, वायु, नमी, इन सब से प्रभावित होता है। इन पर्यावरणीय कारकों का अधिक से अधिक उपयोग कर ही स्तरीकरण जो है वो समुदाय का निश्चित होता है। तो कई स्तर वाले जो वन होते हैं उनको मल्टी स्टोर्ड फॉरेस्ट भी कहते हैं या मल्टी स्टोरियड फॉरेस्ट यानी कि बहुस्तरीय वन भी कहते हैं, जिसमें कई सारे स्तर होते हैं। उसके बाद आ जाता है एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब है प्रचुरता। कोई भी जाति, कोई भी कम्युनिटी है उसमें कौन सी जाति ज़्यादा पाई जाती है, उसकी एबंडेंस कितनी ज़्यादा है, उसको हम प्रचुरता या बाहुल्यता के अंदर गिनते हैं। एबंडेंस जो है वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में भी सम्मिलित होगा। तो प्रचुरता का क्या फॉर्मूला होता है कि सभी क्वाड्रेट में उस स्पीसीज़ के पौधों की संख्या अपॉन
उस क्वाड्रेट की संख्या जिसमें वह स्पीसीज पाई गई है। अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर स्पीसीज आएगा और नीचे क्वाड्रेट्स आएंगे। जैसे हमने 10 क्वाड्रेट लिए, 10 में से 8 क्वाड्रेट में वो स्पीसीज पाई गई। मान लो कि 40 स्पीसीज है के पौधे हमें मिले, तो ऊपर क्या आ जाएगा 40 और नीचे आ जाएगा 8, क्योंकि स्पीसीज कितनी मिली 40 और क्वाड्रेट कितने मिले 8। तो इसका मतलब जो इसकी अबंडेंस की हो गई वो कितनी होगी 5। तो किसी भी एक जाति की उसकी अबंडेंस हमको पता चल गई। तो इस तरह से हम अलग अलग इसका ज्ञात करते हैं। अब एबंडेंस में भी जैसे स्पीसीज को हमने इस कैटेगरी में बांटा है, वेरी रेयर, रेयर, कॉमन, फ्रीक्वेंट, मच फ्रीक्वेंट। यानी कि जो बहुत कम पाई जाएगी उसको हम कहेंगे वेरी रेयर, जो थोड़ी इसी मात्रा में पाई जाएगी तो उसको हम कहेंगे रेयर, जो बहुत आसानी से हमें मिल जाएगी उसको हम कहेंगे कॉमन, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगी उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंट, और जो बहुत ज़्यादा है जिसको 80% से भी ऊपर है उसको हम कहेंगे मच फ्रीक्वेंट। तो इस तरह से एबंडेंस जो है वो एक कम्युनिटी का अलग अलग कैरेक्टर्स जो है वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट आ जाता है सोशिबिलिटी। सोशिबिलिटी यानी कि सामाजिकता। आप सब जानते हो, हम कई बार ये वर्ड लेते हैं सामाजिक जीवन या सामाजिकता। तो कम्युनिटी का ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। समुदाय में जो पौधे होते हैं वो छोटे बड़े समूहों में रहते हैं, कई बड़े समूह होते हैं कई छोटे समूह होते हैं। कुछ जातियों के पादप तो आसपास उगकर सघन समष्टि यानी थिक पॉपुलेशन का भी निर्माण करते हैं, लेकिन कई ऐसे पौधे होते हैं जो उगने में उन पर्यावरणीय कारकों के लिए स्पर्धा पैदा करते हैं, जिससे या तो वो दुर्बल होते हैं या फिर वो नष्ट हो जाते हैं। तो सामाजिकता के अंदर हम कई सारे पौधों के समूहों को इकट्ठा करते हैं। तो इसी के आधार पर हमने इसको यहाँ कैटेगरी में बांटा है। एक साइंटिस्ट थे ब्राउन ब्लैंकेट, जिन्होंने 1932 में इस सामाजिकता को 5 श्रेणियों में अलग अलग बांटा है। यहाँ पे एस जो है उसका अर्थ सोशिबिलिटी से है, इसलिए हम इसको एस से ही बताया है। S1 एस मतलब हम इसको कोई भी जैसे कम्युनिटी है उसके लिए हम नाम लेते हैं S1, S2, S3, S4, S5। ये सारी उसकी सोशिबिलिटी को करता है। अब कैसे अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा है। S1 का मतलब है काफ़ी ज़्यादा कम, यानी कि अकेले पौधे, यानी कि बहुत कम पाए जाने वाले पौधे और आपस में बहुत दूरी पर पाए जाने वाले पौधे। तो इसकी सोशिबिलिटी को हम कहेंगे S1। नेक्स्ट आता है S2, यानी कि 4 या 6 पौधों का समूह है, 4 या 6 पौधों का समूह है और बहुत ही कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट S3, यानी कि एक स्थान पर दूरी पर फैले हुए कम छोटे छोटे पौधे। उसके बाद में S4 का मतलब एक स्थान पर फैले हुए हैं लेकिन ये बड़े समूह है और बड़े बड़े चप्पों में वितरित है। नेक्स्ट आता है S5 का मतलब है कि ये बहुत बड़े क्षेत्रों में फैले हुए एक प्रकार के पौधे हैं। अब सामाजिकता का भी एक सूत्र आता है, वो आप बुक में भी आसानी से मिल जाएगा। सामाजिकता का सूत्र क्या होता है, डेंसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू 100। कोई भी जो कम्युनिटी है उसमें वो पौधा जो है उसकी कितनी डेंसिटी है, उसके बाद उसकी कितनी आवृत्ति है, ये हम क्वांटिटेटिव जो कैरेक्टर्स है उसमें इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी पौधे की डेंसिटी निकालते हैं, कैसे हम किसी कम्युनिटी में किसी जाति की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो डेंसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू 100, D/F इंटू 100 जो है वो किसी भी कम्युनिटी में जो पॉपुलेशंस हैं अलग अलग उनकी सोशिबिलिटी को निश्चित करता है। नेक्स्ट जो आता है वाइटलिटी, यानी कि जीवन शक्ति। जीवन शक्ति हमने पॉपुलेशन में भी पढ़ा था, वाइटल इंडेक्स, जीवन शक्ति का इंडेक्स। तो वाइटलिटी का मतलब है कि कोई भी जो पौधा है वो किस तरह से उसका जीवन जो है वो उस कम्युनिटी को इफ़ेक्ट करता है। तो इसके अंदर जीवन शक्ति के अंदर जैसे कोई भी बीज है उसका हमने अंकुरण किया तो वो उगेगा। जैसे पौधे की जो सामान्य वृद्धि या जनन क्षमता कितनी है वही उसकी जीवन शक्ति कहलाती है। ये 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप अच्छे से ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कम्युनिटी का। तो कोई भी जो पॉपुलेशन है कम्युनिटी है उसके अंदर कोई भी पौधा पाया जा रहा है तो उसकी सामान्य वृद्धि और उसकी जनन की जो क्षमता है उसको हम कहते हैं वाइटलिटी। तो किसी भी जाति के फलस्वरूप सफलतापूर्वक जीवित रहने की जो महत्वपूर्णता है वो हमें जीवन शक्ति से पता चलता है। तो जीवन शक्ति जाति के भार पर भी निर्भर करती है। पौधों में कोई पौधा है उसके स्तंभ की लंबाई कितनी, उसकी मूल की लंबाई कितनी, उसकी पर्ण की संख्या कितनी है, उसके फल कितने हैं, उसके बीज की संख्या कितनी है, ये सारा जीवन शक्ति का निर्धारण करते हैं। जितना ज़्यादा ये सारे कैरेक्टर्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी जीवन शक्ति होगी। तो मिश्रा और पुरी जो थे उन्होंने जीवन शक्ति के आधार पर पौधों को 3 समूह में बांटा। ब्राउन ब्लैंकेट ने 4 समूह में बांटा, लेकिन जो डॉबनेयर है उसका सबसे ज़्यादा माना जाता है, उसने इसको 5 समूहों में बांटा था। तो आपको भी कभी जब क्वेश्चन पूछा जाए कि वाइटलिटी के डॉबनायर के अकॉर्डिंग जो है तो उसको आप 5 समूह लिखेंगे और वो डॉबनमायर का ही माना जाएगा। तो यहाँ V जो है वो वाइटलिटी को शो करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5 लिखा है। V1 का मतलब है कि पौधे अंकुरण के पश्चात शीघ्र मर जाते हैं। तो हम कम्युनिटी में उस
पॉपुलेशन के लिए उस स्पीसीज़ के लिए हम क्या लिखेंगे V1। नेक्स्ट जो आता है V2 यानी कि वो पौधे अंकुरण के बाद वृद्धि तो करते हैं लेकिन प्रजनन हेतु अयोग्य है, तो हम उन पौधों के लिए V2 यूज़ करेंगे। V3 पौधे जो है वो कायिक जनन तो करते हैं लेकिन उसमें लैंगिक जनन जो है, मतलब कायिक जनन तो करते हैं लेकिन लैंगिक जनन नहीं होगा या ना के बराबर होगा। V4 जो है ये ऐसे पौधे होंगे जिसमें लैंगिक जनन तो होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। एंड V5 जो है उसमें ऐसा है कि लैंगिक जनन करेंगे और उसके द्वारा निरंतर वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से डॉबनमायर ने इसको V1, V2, V3, V4, V5 के अंदर बांटा। तो जब भी हमें वाइटलिटी के जो प्रारूप पूछे जाएंगे या रूप मतलब कितने टाइप्स हैं तो हम इसको डॉबनमायर का ही समूह लिखेंगे। उसके बाद में ये आप देखो एक स्ट्रेटिफिकेशन आगे नाम आया था, तो ये मुझे बुक से एक डायग्राम मिला, बहुत ही अच्छा है। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा स्ट्रेटिफिकेशन कैसा होता है। तो सभी पौधों की लंबाई जो होती है वो अलग अलग होती है, मैंने पहले ही बताया था। तो ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा हाइट पे है। तो पहले 5 ट्री, जैसे 5 नंबर पे ट्रीज़ है। उसके बाद में ये छोटे छोटे ट्रीज़ है। उसके बाद में हर्बिशियस वेजिटेशन आ गई। उसके बाद में फॉरेस्टेशन फ्लोर, यानी कि जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर है उसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर है, लिटर है, फंजाई है, बैक्टीरिया है और कई सारे एनिमल्स के एक्टिव डीके है। और उसके बाद में जो सबसे नीचे वाला स्तर है उसमें सब टेरियन या सब डिवीज़न जो कि ह्यूमस में रिच होते हैं, रूट्स जो है प्लांट की उसके अंदर फंगाई ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इसका वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन शो कर रहा है। तो इस तरह से जो स्तरीकरण है वो किस मैंने बताया था 2 तरह से होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट का, तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि स्ट्रेटिफिकेशन कैसा होता है किसी भी प्लांट का। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स है जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो सारे क्वालिटेटिव है, यानी कि उनके गुणों के आधार पर, इस गुणों के आधार पर हम जब इन जो कैरेक्टर जो है इन लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो हम किसी कम्युनिटी की स्ट्रक्चर्स जो है वो इजीली समझ में आती है। थैंक यू सो मच।